हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसके दो नाम और हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी। तो ये जो ट्रायंगल चैप्टर है वो पूरा इसी थ्योरम पर बेस है। स्पेशली स्टार्टिंग की जो दो एक्सरसाइज हैं वो बीपीटी पे ही टिकी हुई हैं। तो बड़े ही ध्यान से इस थ्योरम को सुनिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये थ्योरम समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। तो यह है इसका स्टेटमेंट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यदि हम ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें to intersect the other two sides in distinct parts। क्या लिखा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, यदि हम ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करें to intersect the other two sides in distinct parts। इस तरीके से मतलब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो बाकी की दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटे। तो ये ट्रायंगल मैंने बना रखा है ए बी सी। तो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई ड्रॉ की है, और ये जो डी है, ये जो मतलब डीई लाइन है, ये ए बी और एसी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये है द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स, मतलब अलग अलग। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एबीसी की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से कि वो बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट करे, तो एक तरफ का जो रेशियो होगा वो दूसरी तरफ के रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसका मतलब ये हुआ। तो स्पेशली ये थ्योरम जब ही अप्लाई होगी जब हम ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमने जो लाइन खींची है वो ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल नहीं है तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ये केवल तभी अप्लाई होगी जब वो लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो। तो देखो, जैसे कि अभी हमने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, हम एसी के पैरेलल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, एबी के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर सकते थे। तो आपको ये समझ में आ जाए इसलिए हमने इस केस में बीसी के पैरेलल डीई लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये थ्योरम कैसे आएगी। ठीक है, चलिए तो पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए लाइन डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। तो आप ये वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा, अगर लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिवन क्या है? ए ट्रायंगल एबीसी। आप चाहे तो पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप क्या नंबरिंग करना चाहते हैं। तो मैंने एबीसी लिखा है, तो ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए लाइन डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी एंड दिस डीई लाइन इंटरसेक्ट intersect the line AB at point D and AC at point E respectively। ठीक है, ये हो गया गिवन में। अच्छा, अब प्रूव क्या करना है उसको लिख लेते हैं। प्रूव करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इस चीज को लाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बिना कंस्ट्रक्शन किए आप ये रेशियो नहीं ला सकते। तो क्या है? एक तो आप जोड़ेंगे बी को ई से और डी को सी से। जोड़ते हैं, तो हमने डी को सी से जोड़ा, बी को ई से जोड़ा।
तो अभी काम यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अब हमें ई पॉइंट से एडी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन होगी इसको हम नाम दे देते हैं एन। तो ये जो लाइन एन ई है ये एडी के परपेंडिकुलर है। सेम काम हम डी से करेंगे। तो डी पॉइंट से ए ई के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम एम और ये भी इसके एडी के ए ई के 90 डिग्री पे होगी। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। तो आप लिख देंगे जॉइन बी टू ई कॉमा सी टू डी एंड फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ ए लाइन डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ड्रॉ एनदर लाइन ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को लिख नहीं रहा। अब हम आते हैं सीधे प्रूफ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ वाला जो पोर्शन है। तो प्रूफ में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बाइसेक्टर, ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं, इनको लेके काम करना है। अब इसको लेके चलना है हमको। जैसे कि तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी ई लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बेस होगा और क्या हाइट होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। सपोज करो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए होगी। हमें चलो बेस तो पता है क्यू आर, हाइट निकालने के लिए ऊपर वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जहां से पड़ा है ना, पी से पड़ा है, तो इस पी के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। तो हमने इसको नाम लिखा एम। तो जो पी एम जो लाइन है वो किस पे है, क्यू आर पे आ रही है। तो क्यू आर हो गया बेस और पी एम हो गई हाइट। तो क्या लिख दें 1/2 इंटू क्यू आर जो बेस है इंटू पी एम जो इसकी हाइट है। तो ऐसे पता पड़ता है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट है। अब यहां पे आते हैं। तो हमने ट्रायंगल ए डी ई लिया है, ठीक। तो देखिए अब हमने यहां पर ई एन लिया है सपोज करो। तो आपको ये ए डी दो बार लेना पड़ेगा। एक बार हम जब लेंगे तो डीएम लेंगे और एक बार हम लेंगे तो ई एन लेंगे। इसलिए यहां पर ये ट्रायंगल दो बार यूज होगा। तो पहले हमने ई एन लिया है। अब देखिए ये जो ई एन है ये एडी के परपेंडिकुलर है और ये जो ई एन हमारे परपेंडिकुलर डाला था वो ई से डाला था। तो ई एन जो होगा वो इसकी हाइट होगी और ये परपेंडिकुलर किस पे पड़ा है, एडी पे। तो एडी इसका बेस हो गया। तो क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस कितना है एडी और हाइट कितनी है ई एन। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने बात की इस शेप की। अब हमें क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल ऐसे दिया होगा। तो बोलने से अच्छा है कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं।
ये सपोज करिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू और आर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया जैसे इसका निकला था ऐसे इसका निकलेगा। कैसे? ऊपर वाले वर्टेक्स से पॉइंट डाल के, इस तरीके से। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा ये चीज? ट्रायंगल की शेप पर। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा, एम लिखा। अब ये पीएम जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के बाहर है, इसमें जो पीएम था वो ट्रायंगल के अंदर था। तो क्यों अंदर था? क्योंकि शेप इसकी ऐसी आ रही थी। अब देखिए वापस आते हैं इस पे। अब हम ये देखते हैं कि जो EN है वो और किसका बेस और किसकी हाइट हो सकती है। तो हमने क्या देखा, ये जो हाइट है ये इस ट्रायंगल BED की हो सकती है। देखो मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं सेपरेट। ये DE हो गया, ये हमारा DB हो गया और ये हमारा ये हो गया ED और B। तो मैंने क्या किया, इसकी हाइट निकालने के लिए मैंने E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला और इस बेस को मैंने, इस लाइन को, बेस तो नहीं बोलेंगे, तो इस BD को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। तो देखिए ये जो लाइन है इस ट्रायंगल के लिए काम करेगी, किसका? हाइट का काम करेगी। अब देखो बेस क्या होगा? BD, क्योंकि BD को तो हमने आगे बढ़ाया है जैसे कि हमने यहां किया था। QR को हमने M तक आगे बढ़ाया था, तो बेस हमारा QR रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम QR को आगे बढ़ाएंगे तभी तो P जो है P से एक परपेंडिकुलर डलेगा QR पे। M तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लिया है, लाइन तुम्हारी QR ही थी। ऐसे यहां पे देखिए BD ही तो एक लाइन है, इसको तो हमने आगे तक बढ़ाया है। तो EQ क्या हुआ? ये हमने क्यू, ये तो Q इसका था, हमने इसको EN लिया। तो EN क्या हो गया? हाइट, और BD हो गया हमारा बेस। तो ये ऐसे होगा। तो अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE या BED कुछ भी ले लीजिए, BDE 1/2 इंटू बेस क्या होगा? BD, और हाइट क्या होगी? EN। इक्वेशन नंबर 2। चलिए जी, ऐसे ही ये जो हमारा DM है ये भी दो जगह आएगा, एक EDE में और एक ट्रायंगल BDC। ठीक है, एक मिनट, ये ट्रायंगल है, हाँ DEC में आएगा, DEC। तो इसकी हाइट बनेगी। ठीक है ना, ये ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाला, ये और ये वाला। चलिए जी, तो पहले हम ट्रायंगल ADE लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एक बार AD जब ऊपर लिया था तो हमने EN को लिया था हाइट, या जो भी था आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर। अब हम लेंगे DM को। तो DM किस पे पड़ रहा है? AE पे। तो बेस AE हो गया और हाइट या परपेंडिकुलर हमारा DM हो गया। तो 1/2 इंटू बेस क्या होगा? AE, और हाइट क्या होगी? DM। इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो, अब हम क्या लेंगे? ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
इक्वल टू क्या होगा, वही सेम 1/2, बेस क्या ले आओ। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ये किस पे पड़ रहा है, ईसी के पड़ रहा है, ठीक है ना। भाई ईसी को तो हमने आगे बढ़ाया इसकी तरह से, हमने यहाँ डीबी को आगे बढ़ाया तो ये पड़ गया था परपेंडिकुलर, इधर हमने ईसी को ऊपर तक बढ़ाया तो हमको एम पॉइंट मिला। तो इस ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, ईसी होगा। अब ईसी को हमने आगे बढ़ाया तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, क्या लिख दें, इनटू डीएम। इक्वेशन नंबर 4। अब इतना करने के बाद ये समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन 70% हो चुका है। 1 में 2 का और 3 में 4 का डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस एडी इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EN। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या आया, AD अपॉन BD। अब 3 और 4 का डिवाइड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू, तो ADE का एरिया क्या है, 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो यहां भी DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा, AE अपॉन EC। देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB या BD, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। लेकिन अब हमको इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या था, ऊपर ट्रायंगल ADE, यहां भी ट्रायंगल ADE, लेकिन नीचे वाले दोनों अलग अलग हैं। अगर नीचे वाले भी सेम प्रूव हो जाएं तो ये और ये साइड बराबर प्रूव हो सकती है। तो देखिए क्या है, ये ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE ये वाला, और ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC ये वाला। इनका बेस, इन दोनों में DE कॉमन है कि नहीं। तो एक थ्योरम होती है क्या, अगर दो ट्रायंगल की एक साइड कॉमन हो तो उनका एरिया भी बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि DE इनका बेस है, ठीक है ना। तो अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो क्या लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC हैव कॉमन बेस, therefore area of triangle BDE equal to area of triangle DEC। तो अब हम BDE की जगह या तो DEC पुट कर दें या DEC की जगह BDE पुट कर दें। thus एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AD अपॉन BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ये हम लिख रहे हैं इस वाले के लिए, ये था इसके लिए, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए इसकी और इसकी, मतलब इस पूरे की और इस पूरे की LHS सेम है, LHS सेम है तो दोनों की RHS भी सेम होंगी। देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये हमारी BPT थ्योरम प्रूव होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और इसको हाथ से बना के देखेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो अगले लेक्चर में मैं आपके सामने एक्सरसाइज 6.1 लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जिसमें मैं आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि जो 6.1 है वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के ऊपर ही है, कि इसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। ठीक है, जो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो जब समझाएंगे पहले और बाद में कराएंगे एक्सरसाइज तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।